1649। ठीक है, ओके। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये सब जो पीरियड है ये कब का है, छठी सदी ईसा पूर्व का। ठीक है, छठी सदी ईसा पूर्व, जिसे बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। छठी सदी का मतलब जानते हैं ना, छठी और सदी, सदी मैंने बताया था ना, छठी मतलब 6 गुण मल्टीप्लाइड विद सदी है 100 का, तो ये हो गया लगभग 600 ईसा पूर्व की बात, 600 बीसी। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में क्या होता है, अब आप लोग सिर्फ एक तरह स्टोरी की तरह सुनिएगा, है ना, स्टोरी ही है एक तरह से, और कुछ कुछ जो पॉइंट्स होंगे वो मैं नोट्स करा दूंगा और आप लोग भी अपने हिसाब से पॉइंट्स कुछ नोट कर लेना। छठी सदी ईसा पूर्व में क्या होता है, 600 बीसी में जो पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, मैप होगा इंडिया का सामने, आप लोग देखें तुरंत, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी जो यूपी का मैप होगा, यूपी में पूर्व की ओर और पश्चिम में बिहार के पश्चिम में। ठीक है, तो इस इतने एरिया में क्या हुआ, इतना जो एरिया है इसमें जो है लोहा जो है, लोहा का जो प्रयोग मिलता है वो व्यापक प्रयोग मिलने लगा, लोहा का उपयोग काफी तेजी से होने लगा। इससे पहले आप लोग लिंक बना बना के बैठे होंगे, इससे पहले किस धातु का प्रयोग हो रहा था, तो आप लोगों को पता चलेगा तांबे का। ठीक है, तांबे में फिर जो है टिन भी मिला के क्या बना दिया गया था, कांसा बना दिया गया था। बहरहाल लोहा जो है बहुत छिटपुट उसके जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं, प्रोमिनेंटली जो लोहा का साक्ष्य है वो हमें जो है 600 बीसी के अराउंड में मिलने लगा। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में मिलने लगा। अब सोचो, ये जो लोहा है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, कहाँ कहाँ पे प्रयोग होगा इस लोहे का, तो आपको पता चलेगा कि इसका प्रयोग एक तो हथियार में होगा, होगा कि नहीं, और हथियार कौन बनाएंगे और इनका प्रयोग कौन करेगा हथियारों का, तो आप लोगों को पता होगा कि इसका प्रयोग जो है योद्धा वर्ग करते हैं। योद्धा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण हो गया ना लोहा, मजबूत हो गए ये लोग। और इसके उपकरण भी बनाए जाएंगे और औजार, उपकरण, नए उपकरण और औजार जो बनेंगे ये किस में काम आएंगे, तो आप लोगों को पता है कि ये जो काम आएंगे ये आएंगे खेती के लिए, खेती के लिए काम आएंगे। जिस प्रकार से हमने पूर्व वैदिक काल में देखा, जो हल था वो किसका था, हल राजा जो जनक थे, कौशल के जो राजा थे, कौशल नरेश राजा जनक, उनको कौन सा, उनको क्या करते हुए दिखाया गया था सतपथ ब्राह्मण में, लकड़ी का फाल चला रहे थे, लकड़ी का हल, और खुद खींच रहे थे। लेकिन अब क्या है, हल जो है वो कैसा आ गया, लोहे का, अब खुद तो नहीं खींच सकते, हाँ लकड़ी का, गुड, अब खुद तो नहीं खींच सकते, अब कौन खींचेंगे, उनके लिए जानवरों की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना। और जानवर आप लोग देख चुके हैं पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में हालांकि इतना नहीं था, बिल्कुल भी बहुत कम था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है जानवरों की क्या थी, बलि दी जा रही थी, उत्तर वैदिक काल में जानवरों की बलि दी जा रही थी। तो जब बलि दी जा रही थी उन जानवरों की, अब बताओ मुझे, यज्ञ में बलि दी जा रही है तो जानवरों की संख्या कम हो गई ना, जानवरों की संख्या कम हो गई। तो अब बताओ खेती में जो इनका यूज किया जाएगा जानवरों का वो कैसे होगा, तो उसी की जो है उत्तर वैदिक काल में जो जानवरों का बलि, जानवरों की बलि दी जा रही थी, उनको रोकने के लिए क्या आए थे आपको पता है, उपनिषद, ब्राह्मण, ब्राह्मण तो नहीं, उपनिषद और जो अरण्यक है, ब्राह्मण तो वेदों की व्याख्या करते हैं, अरण्यक है जो, यही आए थे। लिंक कर पा रहे हैं ना चीजों को, अगर आप लोगों ने सब कुछ समझा होगा अच्छे से तब तो लिंक हो रहा होगा, और मजाक में और ऐसे हवा में निकाल दी होंगी चीजें तब फिर तो मुश्किल है। ठीक है, तो उन सब की जो है प्रतिक्रिया हुई, उत्तर वैदिक काल की प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली उपनिषद में और अरण्यकों में। तो अब जो है खेती के लिए नए उपकरण आ गए लोहे के, हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो किसान होंगे, अब जो किसान होंगे वो क्या है, वो आवश्यकता से अधिक फसल का उत्पादन कर रहे होंगे, जितनी चाहिए फसल उससे ज्यादा उत्पादन हो रहा होगा, क्योंकि अब अच्छे से खेती हो सकती थी ना, जुताई अच्छे से की जा सकती थी, पहले जो है लकड़ी से की जाती थी, लकड़ी के फल फाल से, लकड़ी के हल से,
तो अपेक्षाकृत अब जो किसानों की जो आवश्यकता थी उससे अधिक फसल का उत्पादन हो रहा था, है ना। अधिक फसल का उत्पादन हो रहा था, इसका मतलब क्या है कि जो राजा है अब वो टैक्स के रूप में क्या ले रहा है, टैक्स के रूप में वहां पे क्या लेता था, एक फसल का एक पार्ट लेगा, फसल का एक भाग लेगा। जब फसल का एक पार्ट ले रहा है राजा, तो इस अब फसल जो है वो तो एक तरह से नियमित हो गई ना, फसल फसल तो रेगुलर वे में लेने लगा। पहले राजा जो था वो स्वैच्छिक कर लेता था। आप लोगों ने देखा वैदिक काल में राजा जो था वो स्वैच्छिक कर लेता था, मतलब इच्छा से अगर देना हो कर तो दे दे, नहीं तो राजा जबरदस्ती नहीं करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो कर था वो अनिवार्य हो गया था ना, कर अनिवार्य हो गया था। और 1/6 ये भूमि का जो उपज थी उसका 1/6 भाग आपको देना पड़ता था। उस कर का नाम क्या था, टाइप करें अभी कमेंट में, फिर आगे बढ़ेंगे। उस कर का नाम क्या था जो कर राजा लेता था, फटाफट बता। उत्तर वैदिक काल में जो कर ले, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो बताएं जरा। जो उत्तर वैदिक काल में जो राजा कर लेता था उस कर का नाम क्या था। और आपको मैं, अच्छा मैं ये बता दे रहा हूं, जो कर लेते थे एक उसमें अधिकारी जो था वो संग्रहेत्रा था, ठीक है, और एक भागदूत था। अब हिसाब से, मेरे हिसाब से सारी चीजें साफ हो गई, तो मुझे कर का नाम बता दो, उस कर का नाम क्या था, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम्म, कमेंट फास्ट। मेरा क्वेश्चन समझ में आया। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, जो वैदिकोत्तर काल में जो राजा कर लेता था उस कर का नाम क्या था। ये है रिवीजन। गुड। उस कर का नाम होता था बलि, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, फसल का अधिक उत्पादन हो रहा है तो राजा टैक्स के रूप में फसल अब नियमित रूप से लेने लगा। और फसल कैसी हो रही, अब ज्यादा फसल हो रही है, आवश्यकता से अधिक हो रही, तो टैक्स भी बढ़ा होगा। जब टैक्स बढ़ा होगा तो राजा ने अब जो है नियमित रूप से सैनिक रखने शुरू कर दिए। सैनिक, प्रशासन, इन दोनों में इसके अधिकारियों की संख्या जो है वो बढ़ गई होगी, क्योंकि टैक्स बढ़ गया। पहले नियमित होते थे, निश्चित लोग होते थे, लेकिन अब क्या है, इनकी संख्या बढ़ गई। अब पहले के जो लोग होते थे, पहले के लोग मतलब पूर्व वैदिक काल और वैदिकोत्तर काल में जो लोग होते थे, उनकी जो निष्ठा होती थी, जो अपना जो निष्ठा रखते थे वो किस में रखते थे, जन में। प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी वहां जन थी ना। मैं सिर्फ इसीलिए कहता हूं कि सारी चीजें प्लीज प्लीज, मैं कैसे भी मान लो इस चीज को कि ये सारी चीजें लिंक्ड होती हैं एक चीजों दूसरे टॉपिक से। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक होता है। जब तक पहला टॉपिक अगर नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे टॉपिक में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, है ना। तो मैं सारी चीजें अपने स्तर पर मैं सब चीजें बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब आप लोगों को ये चीज देखनी है कि हम किस तरह से उन चीजों को रिवीजन अगर नहीं करोगे तो आई थिंक फिर तो मिस होगी कोई ना कोई चीज। तो जो जन, अब मैं फिर से बता दूं, जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वहां पे वो परिवार थी। और कई एक परिवार मिलकर वंश बनाते थे, वंश। वंश और वंश मिलकर क्या बनाते थे, ग्राम। और ग्राम मिलकर क्या बना देते थे, जन। ठीक है, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई जन थी, किसमें, वैदिक काल में। क्लियर। और वैदिक काल में जन जो है वो किसमें मिलती है, तो वैदिकोत्तर काल की है। तो मैं कह सकता हूँ वैदिकोत्तर काल की जो सबसे बड़ी इकाई थी प्रशासन की वो थी जन। अब कई एक जन मिलकर क्या बना रहे थे, अब लोगों की निष्ठा किस किस में थी, जन में थी ना। लेकिन अब कई एक जन मिलकर क्या बना दिया, उन्होंने जनपद बना दिया। अब लोगों की जो निष्ठा है वो किसके प्रति होगी, जनपद के प्रति। और इसलिए और ज्यादा होगी क्योंकि अब लोग कैसे रहने लगे, लोग देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोग खेती कर रहे हैं। और खेती करने के लिए क्या होती है, स्थायी निवास जरूरी होता है। जब तक एक जगह पे नहीं रुकेंगे तब तक खेती कैसे करेंगे। अब लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी तो जगेंगी।
जब लोगों ने एक जगह उत्पादन कर लिया, फिर लोग और अपना विस्तार करेंगे और खेती दूसरे की एक तरह से कब्जा करेंगे उसमें, और जब कब्जा करेंगे तो वो खेती बढ़ती जाएगी, उनका विस्तार होता जाएगा, है ना। तो जब उनका विस्तार होता जाएगा तब क्या होगा, तब जो है जन अपने ब्रॉडर रूप में आएगी, और वो ब्रॉडर रूप क्या हुआ, जनपद। ठीक है, जनपद। अब क्या होता है, हाँ ये क्या है? राष्ट्र। नहीं, राष्ट्र की अभी जो है भावना एक तरह से नहीं आई, लेकिन राष्ट्र का जो पहला जिक्र मिलता है वो हमें कौटिल्य, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उसमें मिलता है, अभी राष्ट्र का जिक्र नहीं है ना। तो अभी जन है केवल। ठीक है, तो जनपद जब आ गए, तो यही जनपद कितने मिले हमें, ये जनपद हमें मिलते हैं, इनकी संख्या जो मिली है वो है 16, 16 जनपद। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जनपदों। ये मैंने लिंक बनाने के लिए आपको दे दिया। ठीक है, 16 जनपद आ गए। क्लियर। और इन्हीं को हम लोगों ने क्या नाम रखा, महाजनपद भी नहीं कहते। क्लियर। आगे बढ़े अब इस चीज को लेते हुए। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि जो 16 महाजनपद आए, 16 महाजनपद जो हैं, ये पैरेलल हैं किसके, बुद्ध काल के, बुद्ध काल के पैरेलल। यानी बुद्ध भी इसी समय, लगभग इसी समय आए हैं, बुद्ध का जो जन्म हुआ है। बुद्ध काल हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो 16 महाजनपद हैं, और ये कैसे हैं, इनमें क्या है, इन सब में क्या है, गणराज्य है। गणराज्य से क्लियर हो चुका, गणराज्य है। ठीक है, अब मैं फैलाव बता दूं, जो हमारा इंडिया है, लेट्स दिस इज अवर इंडिया, थोड़ा सा तिरछा विरछा हो गया है, पर समझने के लिए सही है। ठीक है, ओके, तो ये विंध्य यहाँ पे मिलेगा, हमारा विंध्य पर्वत। इस विंध्य के उत्तर में ये जो गणराज्य हैं, 16 गणराज्य, इनका जो फैलाव है, इनका जो फैलाव है, विंध्य पर्वत जो है, इस विंध्य पर्वत के उत्तर में, इस विंध्य पर्वत के उत्तर में, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, यहां से पश्चिमोत्तर मतलब जो पाकिस्तान का एरिया है, अफगानिस्तान का एरिया है। ठीक है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया जो है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर बिहार तक, ये जो फैलाव है, 16 गणराज्य जो मिलते हैं, उनका जो फैलाव है वो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये इसको जो रीजन को बोलते हैं ना, ये देखो आपका रीजन कौन सा होगा, आप लोग इसको देखें, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो जब आप यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे, तो ये देखो, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है ना, तो इसको पश्चिम उत्तर बोलेंगे इस रीजन को। थोड़ा खिचपिच हो गया है, बस समझ जाइए ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। देखिए कितना कट हो सकता है। ओके ओके, देखो, अगर हम यहाँ पे एक ऐसे करके रेखाएं खींचेंगे, तो आपको पता है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, और ये हमारा ईस्ट है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, जो फैलाव आप देख रहे हैं, कहाँ है, ये उत्तर पश्चिम में ना, तो इसी को पश्चिमोत्तर भी बोल देते हैं, उत्तर पश्चिम, पश्चिमोत्तर। ठीक है, पश्चिम और उत्तर कह दिया, इसको मिला के दोनों को पश्चिमोत्तर कह दिया। तो पश्चिमोत्तर से लेकर ये बिहार तक का फैलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम साउथ में देखेंगे, तो विंध्य के उत्तर में, विंध्य जो है ये विंध्य पर्वत है, और विंध्य पर्वत के आपको उत्तर में ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो फैलाव आप देख रहे हैं, ये विंध्य के उत्तर में और पश्चिम उत्तर से बिहार तक, ये फैलाव, बस इसमें आपको 16 स्टेट्स मिल जाएंगे, 16 स्टेट, सॉरी, महाजनपद मिल जाएंगे। क्लियर, इतना ठीक है। अब देखो, अब सारे नाम जो है ना अपने दिमाग में उतारना है, जो हमने पहले बताए थे। उतारने का मतलब सिर्फ उनको महसूस करना है कि हम लोगों ने ये देख लिए। अगर हम देखें तो इसमें मगध, मगध, कोसल, जो 16 महाजनपद हैं उनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती, कितने हो गए, 4। ये 4 जो महाजनपद हैं, ये सर्वाधिक शक्तिशाली महसूस होते हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो
16 गणराज्यों में जो मिलते हैं, वो हमें 4 महाजनपद मिलते हैं। कौन कौन से? मगध, कोशल, वत्स और अवंती। क्लियर? मगध, कोशल, वत्स और अवंती, ये 4 महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली मिले। अगर हम देखें सबसे पहले जो सुदूर पूर्व में, सुदूर पूर्व क्या होता है? सबसे पूर्व में। अगर आप मैप देखें ना, मैंने इरेज कर दिया, मैंने एक मैप बना के रखना है यहाँ पे, ठीक है? मुझे कुछ समय समय दो, पहले एक मैप बना दूं, चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। देखो, सुदूर पूर्व का मतलब बिल्कुल पूर्व में, और आपको पता है पूर्व में कहां पर? बिहार में। बिहार में एक सुदूर पूर्व में आपको एक स्टेट मिला था, एक महाजनपद मिला था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अंग। अंग था ना? कैपिटल क्या थी इसकी? कैपिटल क्या थी? बताया मुझे जल्दी से। तो जो सुदूर पूर्व में सबसे जो हमें महाजनपद मिला था, अंग, इस अंग में जो गणराज्य है अंग, इस गणराज्य पर क्या हुआ? इसके पड़ोसी देश में, इसका पड़ोसी कौन है? यहां पर आपको इसका पड़ोसी मिलेगा जिसका नाम है मगध। कौन है? मगध। इस मगध ने इस अंग पर स्थापित, अपने अपने में मिला लिया इसको, अपने में मिला लिया इसको। तो अंग का काम खत्म होता है यहाँ पे। अंग को किसने हथिया लिया? मगध में मिल गया ये पहले इसी। ठीक है? क्योंकि मगध क्या है? मगध एक तरह से शक्तिशाली गणराज्यों में स्थापित है, स्थित है। तो मगध, हाँ, चंपा, गुड गुड गुड, चंपा। चंपा एक नदी का नाम था, जैसे कि मैंने कल बताया। ठीक है? तो मगध में जो है, इस अपने पड़ोसी जो जो गणराज्य था अंग, उसको अपने में मिला लिया। ठीक है? अब गंगा के उत्तर में अगर हम देखेंगे, जो गंगा है, उस गंगा के उत्तर में अगर हम देखेंगे, जैसे ये हमारी गंगा आती है ना, जैसे ये ऐसे गंगा आती है हमारी, तो इसके उत्तर में, नॉर्थ में हमें क्या मिलेगा? वज्जी गणराज्य। क्या मिलेगा? वज्जी गणराज्य। सेकंड अगर मैं डालूं कि वज्जी जो गणराज्य है, इस वन, अच्छा मैं ये बता दूं, जो वज्जी गणराज्य था उस समय, अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी, एक चीज बताई थी मैंने, जन, जन था ना उस समय। तो ये जो वज्जी गणराज्य है, ये 8 जनों का संघ था। यानी इसमें कितने जन मिले थे? इसमें 8 जन मिले थे। 8 जनों का संघ, पूरा लिख दूं या आप 8 जनों का समझ, 8 जनों का संघ था ये वज्जी गणराज्य। वज्जी की कैपिटल बताएं पहले तो, वज्जी की कैपिटल बताएं फटाफट, वज्जी की कैपिटल। पूर्व में, उत्तर में ना, तो यहां पर आपको मिल जाएगा वज्जी। ठीक है? वज्जी। तो जो वज्जी है, ये 8 जनों का संघ था। वैशाली, गुड। वैशाली, वैसे वज्जी में 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं, एक वैशाली होता है जो कि लिच्छवी की कैपिटल है ना? ओके, तो वज्जी जो है, 8 जन है इसमें। अब सुनो, अब सुनो, जो 8 जन है ना, इसमें एक जन है लिच्छवी। क्या है? लिच्छवी। ये जो एक जन है लिच्छवी, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली, इन आठों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? लिच्छवी। सबसे अधिक शक्तिशाली। और अब आप बता सकते हैं कि जो लिच्छवी है, इसकी राजधानी क्या रही? इसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली। क्लियर? कुछ टफ नहीं है, बस चीजें लिंक करते हुए चलें आप लोग। मैंने पहला बताया जो अंग गणराज्य था, और उससे भी पहले मैंने बताया कि जो मगध है, कौशल है, वत्स है और अवंती है, ये 4 जो महाजनपद थे, ये शक्तिशाली जनपदों में इनकी गणना होती थी। और आपको पहले से ही बता दूं, जो अवंती है ना, ये सर्वाधिक शक्तिशाली रहा है।
लास्ट तक इसने मगध को टक्कर दी है। ठीक है, जब नंद वंश आएगा तब इसको मिलाता है अवंती को। खैर, तो शक्तिशाली ये 4 हमारे गणराज्य थे, जिसमें मगध है, कौशल है, वत्स है और अवंती है। फिर क्या हुआ कि अंग जो था ये मगध के पास स्थापित है, जैसे कि हमने मैप में देखा ये। तो इसने, मगध ने क्या कर लिया, अंग पर कब्जा कर लिया। मगध ने अंग को जीत लिया, मेयू को। मगध ने अंग को क्या किया, जीत लिया। फिर उसके बाद वज्जी क्या है, वज्जी जो है ये 8 जनों का संघ है। इसमें कितने जन है, 8। उसमें से एक जन है लिच्छवी। ठीक है, इसमें एक जन है लिच्छवी। ये सबसे प्रबल थे, सबसे शक्तिशाली यही थे। इनकी कैपिटल जो थी वो थी वैशाली। और इस वज्जी के पश्चिम में, इस वज्जी के पश्चिम में, ये जो वज्जी है ना, इसके पश्चिम में इधर की तरफ मिल जाएगा हमें काशी। और काशी आपको पता है ये वाराणसी, काशी, जहां पे गंगा और यमुना दोनों मिलती है ना, इलाहाबाद, वही है काशी। थोड़ा सा आगे काशी, काशी मिलेगा ये हमें। क्लियर? तो मैं बता रहा हूं, इसके पश्चिम में स्थित है काशी जनपद। काशी जनपद स्थित था। और इस काशी ने आगे चलकर कौशल राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कौशल कौशल गणराज्य के साथ इसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो अब बताओ, वज्जी किसका हिस्सा, काशी किसका हिस्सा हो गया, तो ये हो गया कौशल का। आत्मसमर्पण कर दिया किसने, काशी ने। थोड़ा सा वेग जरूर लग रहा होगा क्योंकि नाम है इसमें। और अगर नाम आपके दिमाग में पहले से बैठे होंगे ना, तो चीजें सारी स्पष्ट हो रही होंगी, सारी क्लियर हो रही होंगी, है ना। क्लियर? तो जो कौशल गणराज्य है, इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया काशी ने। और काशी की कैपिटल क्या थी, वाराणसी। मैं कैपिटल भी बता रहा हूं। और जो कौशल है इसकी जो कैपिटल है वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती। क्लियर? तो ये अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट देख लिए। अंग किस में मिल गया है, अंग आपको पता है ये मगध में मिल गया है, मगध का हिस्सा हो गया। वज्जी जो है ये 8 जनों का संघ था। लिच्छवी मैंने बताया है, किसी चीज को लेकर मैंने बताया, इसीलिए लिच्छवी जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली था इन 8 जनों में। और इस वज्जी के पश्चिम में काशी था। और ये काशी जो है कुछ समय आगे चलकर इसने कौशल के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, ये जो कौशल थे, ये जो कौशल गणराज्य है, इस गणराज्य के पास में, इस गणराज्य के पास में एक और गणराज्य जिसका नाम है मल्ल, मल्ल गणराज्य। ठीक है, मल्ल गणराज्य। और इस मल्ल की कैपिटल क्या है, कुशीनारा। कुशीनारा इसकी कैपिटल है। कुशीनगर भी मिलता है, कुशीनारा। ठीक है। और ये जो मल्ल है इसकी सीमा जो है उससे मिलती जुलती थी, वज्जी से। ठीक है, वज्जी से मिलती जुलती थी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो कौशल गणराज्य है, इस कौशल गणराज्य में एक और गणराज्य शामिल था जिसका नाम था शाक्य। कौन सा, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। कौशल गणराज्य में एक गणराज्य था शाक। और इन शाक्यों की जो राजधानी थी, इसमें शाक्यों की 2 राजधानियां मिलेंगी आपको। जो पहली राजधानी है ये है कपिलवस्तु। पहली क्या है, कपिलवस्तु। और इसी कपिलवस्तु में जो है बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था यहाँ पे। और इस शाक्य की दूसरी जो राजधानी थी ये थी लुम्बिनी, नेपाल के पास, लुम्बिनी। ठीक है। तो कौशल गणराज्य जो है, इसके पास में मल्ल गणराज्य भी था। और ये क्या हुआ, सॉरी, ओके, लुम्बिनी। ठीक है, ये जो है शाक्य। और शाक्यों की जो पहली राजधानी थी ये थी कपिलवस्तु। और जो दूसरी राजधानी थी ये थी लुम्बिनी। क्लियर? और जो कुशीनारा है ना, कुशीनारा, कपिलवस्तु में जो है बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्लियर है? कोई टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। सारी चीजें एक दूसरे से मिलती हुई चल रही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और गणराज्य जिसका नाम है वत्स।
और वत्स का नाम आ चुका है पहले, क्योंकि ये एक कैसा गणराज्य। देखो मैंने तीनों की बात कर ली, पहले मगध की थी, फिर कौशल की मैंने बात की। कौशल में मैंने क्या बताया, ये जो कौशल है, काशी के सामने पहले इसने समर्पण कर दिया था। काशी, जो काशी गणराज्य, इसने किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, कौशल ने, यानी कौशल ने इसको जीत लिया था। फिर ये इसी कौशल में मल्ल गणराज्य है, जिसके पास मल्ल गणराज्य में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इसी कौशल में एक शाक्य गणराज्य भी था, जिसमें दो कैपिटल जिनकी थी, एक तो लुम्बिनी थी और एक कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु पहली राजधानी थी, याद रखना ये पहली राजधानी है। और जो दूसरी राजधानी वो है लुम्बिनी, शाक्यों की। जो कपिल वस्तु है, इसमें क्या हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अब मैं तीसरा जो महत्वपूर्ण या मैं कहूँ शक्तिशाली जो महाजनपद है, उसकी मैं बात करने जा रहा हूं, और वो है वत्स गणराज्य या वत्स महाजनपद, है ना। वत्स महाजनपद, वत्स गणराज्य। इसकी कैपिटल आपको मिलेगी कौशाम्बी। ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी, कौशाम्बी। ये जो वत्स गणराज्य है, आप लोग बहुत शुरू में पीछे जाओ, जब आर्य भारत में आए थे, जो आर्य भारत में आए थे, जब वो कुरुजन मिले थे, कुरु, कुरु याद करो, कुरु। तो जो कुरुजन होते, जब उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी पहले, और वो हस्तिनापुर क्या हुआ, हस्तिनापुर में बाढ़ आ गई थी, हस्तिनापुर डूब गया था। तो ये कुरुजन कहाँ आ गए थे, तो ये कुरुजन जो है हस्तिनापुर छोड़ के कहाँ बसे थे, कौशाम्बी में आके बसे थे। ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया था शुरू वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ये होता है लिंक, जो है जोड़कर पढ़ने का फायदा, है ना। तो आप लोगों ने देखा, तो पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उसमें दो आपको चीजें मिलेंगी, दो गणराज्य आपको मिलेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक है कुरु और दूसरा है पांचाल। ठीक है, कुरु और पांचाल। जैसे कि मैंने बताया, इनकी पहली राजधानी हस्तिनापुर थी और दूसरी, बाद में इनकी राजधानी क्या बनी थी, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, जब गणराज्य ये बन गया था, तब इसमें राजधानी इसकी क्या बन गई थी, इंद्रप्रस्थ। और जो पांचाल है, इसकी राजधानी क्या थी, कन्नौज। हालांकि ये दोनों शक्तिशाली, ये पहले शुरू में शक्तिशाली थे, लेकिन बाद में इनका इतना अब महत्व नहीं रहा। तो ये एक लगभग लगभग मैं कहूं एक तरह से ये लगभग लगभग अब महत्वहीन हो गए थे। अब जो मेरा लास्ट में जो सबसे ताकतवर बचता है गणराज्य, वो है अवंती, अवंती गणराज्य। बिल्कुल भी निराश मत होइए, दोबारा से फिर देखना इसको, सारी चीजें स्पष्ट होंगी। ठीक है, सारी चीजें स्पष्ट होंगी। इस अवंती गणराज्य के दो भाग थे। कितने भाग, दो भाग। एक उत्तर का भाग, नॉर्थ का, और एक था दक्षिण का भाग। जो उत्तरी भाग था इस अवंती का, उसकी राजधानी थी उज्जैन। क्या थी, उज्जैन। और जो दक्षिणी भाग था, इसकी राजधानी थी माहिष्मती, माहिष्मती। क्लियर। आगे चलकर इस उज्जैन ने माहिष्मती को पछाड़ दिया था, और पूरा जो है मिल गया था एक में। तो अवंती गणराज्य का जो राजधानी हो गई थी, वो हो गई थी उज्जैन। ठीक है, और यही शक्तिशाली रहा लास्ट तक, मैंने जैसे कि शुरू में बताया। क्लियर। अब क्या हुआ, जो 16 गणराज्य आपने देखे हैं, 16 महाजनपद आपने देखे हैं, ये 6 BC के अराउंड क्या हुए थे, अस्तित्व में आ चुके थे, छठी सदी ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व जिसे कह सकते हैं। अब आगे का जो इतिहास था, जो आगे का इतिहास था, वो इन 16 महाजनपदों में, महाजनपदों में क्या हुआ, इन 16 महाजनपदों का आपस में संघर्ष हुआ। आपस में संघर्ष होगा, नेचुरली है। किस लिए, ताकि मेरा जो है, मेरी प्रभुता बनी रहे, मेरी सत्ता बनी रहे, उसके लिए इन्होंने विस्तार करना शुरू किया। और इस संघर्ष और विस्तार के क्रम में, संघर्ष प्लस विस्तार में कर दूं, विस्तार का मतलब जीत जीत के अपना क्षेत्र विस्तार करना। तो इस संघर्ष और क्षेत्र विस्तार में जो सबसे शक्तिशाली राज्य बना, गणराज्य बना, वो था मगध। कौन था, मगध। ठीक है, और यही मगध जब शक्तिशाली बना और जब क्षेत्र विस्तार इसने किया, तो मगध गणराज्य से निकलकर ये मगध साम्राज्य में तब्दील हो गया। ठीक है, साम्राज्य में तब्दील हो गया। क्लियर। तो अब मैं यही देखूंगा कि ये एक दूसरे से कैसे मिले और मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ। क्लियर, क्लियर। मजा आ रहा है, पहले मुझे इतना बता दो कैसा लगा।
ठीक लगा ना? हम्म। मैंने कहा ना, सिर्फ और सिर्फ कहानी की तरह सुन के चलना था इसको, है ना? अब काम की चीजें अब आएंगी आपके। बताएं जल्दी से फटाफट। सब कुछ ठीक है? सब कुछ सही चल रहा है? कुछ फंसा तो नहीं? और जहाँ फंसा हो आप पूछ सकते हैं कहाँ पे फंसे। हाँ, सबसे शक्तिशाली अभी बनेगा ना। अभी आप देखेंगे कैसे बनाए। ये तो मैंने सिर्फ लिख दिया है ना। अभी इसकी जो व्याख्या करनी है, जो इसका विस्तार देखेंगे कि कैसे बना। अच्छा, बहुत मजा आया। ठीक है, तो इसका जो विस्तार देखेंगे वो अभी हम जस्ट आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो हम लोग आगे चलें फिर, शुरू करें हमारा इतिहास। राजनीतिक इतिहास है एक तरह से, इसमें राजनीति कुछ आपको शासकों के नाम मिलेंगे। हम्म। आगे चले। हम्म, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की स्थापना, कि मतलब मगध साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, एवं इसका विस्तार, और ये कैसे फलीभूत हुआ। ये फला से फलना कहते हैं। ठीक है। कैसे ये विशाल इसने अपना आकार ग्रहण किया। तो सबसे पहले एक डायनेस्टी इसमें स्थापित होती, सबसे पहला जो वंश स्थापित होता है मगध में, वो होता है हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक। हर्यक वंश। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा विवाद ये है कि जो हर्यक वंश है, इसकी स्थापना आ, जो इसके एक फेमस शासक हैं, प्रसिद्ध शासक, उनके पापा ने किया था। हाँ, ये कहीं ना कहीं सही है। लेकिन इसका जो सच में जो विस्तार किया है हर्यक वंश का, जो नाम जाना जाता है वो जाना जाता है बिम्बिसार के नाम से। बिम्बिसार। बिम्बिसार। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं पहले। अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे, जब हम मौर्य देखेंगे, जब मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश जब देखेंगे, मौर्य काल जब देखेंगे, तो उसमें आपको एक नाम मिलेगा बिंदुसार। और ये है बिंबसार। ठीक है। तो ध्यान दें, ये बिंबसार हर्यक वंश के हैं, और ये जो बिंदुसार मिलेंगे ये आपके मौर्य वंश के मिलेंगे, मौर्य काल के। और बिंदुसार ये जो है, ये एक तरह से पापा हैं किसके? अशोका के। ठीक है। ये मौर्य है। ये मौर्य डायनेस्टी के हैं, मौर्य काल के हैं। और ये हर्यक वंश के, बस इतना आप लोग दिमाग में रखें। ये बिंबसार है, वो बिंदुसार है। तो हम लोग बात कर रहे हैं हर्यक वंश, और हर्यक वंश में नेचुरली हम लोग उसकी बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे हम्म, हम लोग बात करेंगे बिंबिसार की। ये जो बिंबिसार हैं, हाँ, हाँ, इन्हीं के समकालीन समझ लो, इन्हीं के पैरेलली। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। ये जो बिंबिसार है, इन्हीं के पैरेलल बुद्ध भी थे। बुद्ध का जो जन्म है इन्हीं के पैरेलल अराउंड माना जाता है ना। देखो, मैं जो है वो लेके नहीं चलूंगा कि ये कब से कब तक पैदा हुआ, ताकि जो है फिर एक तरह से अम, चीजें जो है उलझ जाती है। और जब चीजें उलझ जाएंगी कि बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को पता चल जाएगा ये इधर ये इधर, तो फिर एक तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी फिर, है ना? अगर आप लोग चाहें तो हम बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बस ये है कि इसके चक्कर में ज्यादा ना पड़े, है ना, इसको याद करने की कब से हुए हैं, तो ये सब मत करना। ठीक है। क्लियर? हाँ। तो जो बिंबिसार हैं, इनका जो माना जाता है टाइम पीरियड, वो लगभग 542 बीसी में चल रहे हैं हम लोग, तो बीसी से लेकर 493 के अराउंड मिलता है। ठीक है। 542 से 493 के अराउंड इनका जन्म मिलता है बिंबिसार का। तो देखो, सबसे पहली चीज, इन्होंने क्या किया,
हाँ देखो, इन्होंने क्या किया कि जो बिंबिसार हैं, इनके शासन काल में मगध खूब फला, मगध की खूब उन्नति हुई। इनकी, यहां से मैं कहूं एक तरह से मगध की उन्नति शुरू हुई, मगध की उन्नति बिंबिसार से शुरू हुई। ठीक है, खूब उन्नति इसने पाई मगध में। ठीक है, और मैं अगर बात करूं कि मगध की, तो हम एक चीज एक अलग से जानने की कोशिश कर लें, हालांकि कोई अ, गलत नहीं है। अगर हम कुछ जान लेंगे तो हमारा ही विस्तार हो जाएगा, एक रूपरेखा बन जाएगी। तो अगर हम कहें कि जो ये जो मगध है ना, मगध, इस मगध की जो विजय और विस्तार शुरू हुआ, कहां से? बिंबिसार से। बिंबिसार से शुरू हुआ इसका। और अशोका जब आता है, अशोका के जब अशोक जो है वो कलिंग का युद्ध जीतता है, तो उसके साथ ये समाप्त होती है इसकी विजय और विस्तार की जो नीति है। मगध के विस्तार और विजय की नीति शुरुआत होती है बिंबिसार से, जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं। और ये समाप्त होगा जाके अशोका के कलिंग युद्ध, जब कलिंग जीतता है ना अशोक, उस टाइम पे ये वहां पे जाके मगध की जो है, एक तरह से मगध अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, और फिर वहां से मगध धीरे धीरे मगध का घटना शुरू हो जाता है, मैं यूं कहूं। तो देखो, तो जो बिंबिसार है, इसके टाइम से मगध की उन्नति शुरू होती है। हाँ, बिंबिसार ने सबसे पहले, मैंने बताया, बिंबिसार ने सबसे पहले किसको जीता? अंग को। अंग को जीता सबसे पहले। अंग एक गणराज्य था जिसकी कैपिटल चंपा थी। ठीक है, और इस अंग को जीतकर इसका जो शासन था, इस बिंबिसार ने अपने बेटे अजात शत्रु को सौंप दिया। किसको? अजात शत्रु को। बिंबिसार का लड़का था, बेटा था अजात शत्रु, उसको अंग का गणराज्य सौंप दिया था। ठीक है, उसका शासक जो था वो देख रहा था अजात शत्रु। क्लियर? आगे बिंबिसार ने नीतियां अपनाई अपने मगध को विस्तार देने के लिए, और बिंबिसार की नीति में जो सबसे मेन नीति रही है, ये कई क्वेश्चनों में पूछा भी जाता है, जो विस्तार में सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाई है, वो है वैवाहिक संबंधों ने। वैवाहिक संबंध मतलब मैं यूं कहूं कि जो बिंबिसार है, इसने युद्ध जो है, हालांकि युद्ध लड़े हैं, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं लड़े हैं, युद्ध भी लड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसने अपने मगध का विस्तार किया है, वो किया है वैवाहिक संबंध बना के। और इसने जो है 3 विवाह किए। कितने विवाह? 3 विवाह किए। तीनों विवाह का मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दूं। जो पहला विवाह इसने किया था बिंबिसार ने, वो कौशल के राजा थे, कौशल के राजा की पुत्री, कौशल के राजा की पुत्री, प्लस इस राजा का एक लड़का भी था जिसका नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित की वो बहन थी, प्रसेनजित की बहन से शादी की। ठीक है, नाम जो है वो जो है इसका जो नाम मिलता है वो कौशल देवी मिलता है, कौशल देवी, कौशल देवी। ठीक है, कौशल के राजा की पुत्री थी और प्रसेनजित की बहन थी। और इनको दहेज में, सबसे पहले दहेज का जो जिक्र मिलेगा वो यहीं आके मिलता है, और इनको दहेज में बिंबिसार को क्या मिला था? काशी, काशी मिला था। और आपको पता होगा कौशल जो था, कौशल ने किसको जीता था? शुरुआत में जाओ, शुरुआत में जाओ, कहां पे मैंने किया है, ये देखें आप। जो काशी है उसको कौशल गणराज्य के सामने क्या करना पड़ा था? आत्मसमर्पण करना पड़ा था, है ना? तो यही काशी जो है दान में दिया गया, दहेज में, दान नहीं मैं कहूंगा, दहेज में। और दहेज में दिया गया किसको? बिंबिसार को। अब देखो मगध के अंडर में क्या आ गया? काशी आ गया। और कौशल भी, कौशल से थोड़े ना दुश्मनी करेगा, क्योंकि अब वो क्या बन चुका है? दामाद बन चुका है ना उसका, यहाँ के राजा का। तो वो कैसे यहाँ का जो है शासन करेगा, मतलब वो उस पर अटैक करेगा। जो दूसरा इसने विवाह किया था, वो किया था वैशाली, वैशाली। और वैशाली किसकी कैपिटल है? आपको पता चलेगा लिच्छवी। तो लिच्छवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी की राजकुमारी, राजकुमारी। हालांकि इनका नाम थोड़ा अलग अलग कहीं कहीं मिलता है, कहीं हेलना मिलेगा, ठीक है, और कहीं चेलना भी मिलता है, हेलना चेलना।
तो जहां भी इन दोनों में से कुछ भी मिले तो आप लगा सकते हैं लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, तो आप बताओ वैशाली इनडायरेक्टली अंडर में आ गया किसके? मगध के। मैं लिख दूं ये मगध बिंबिसार के अभी अधीन चल रहा है। ठीक है, और जो उसने तीसरी शादी की थी वो की थी पंजाब के ये दो फेमस है, तीसरा यदा कदा कहीं जिक्र मिलता है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। पंजाब के जो है मद्र के, पंजाब के मद्र कुल है एक पंजाब का, उनके प्रधान की पुत्री थी। मद्र कुल के प्रधान की पुत्री से विवाह किया। अब आप सोचो, पंजाब, वैशाली, कौशल और काशी उसको मिला है दहेज में। ठीक है, ओके। ये चीजें होने के बाद जो सबसे मैं कहूं एक तरह से जो असली शत्रुता थी मगध की, असली शत्रुता वो थी अवंती से। किससे थी? अवंती, कैपिटल उज्जैन। ठीक है, और जो यहाँ के राजा थे वो थे राजा चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत चंड प्रद्योत, ये आगे भी लगाते हैं वैसे, लिख दो पूरा नाम, चंड प्रद्योत महासेन। इनकी और इनकी दोनों का युद्ध होता है, चंड प्रद्योत का और, हाँ जस्ट अ सेकेंड, चंद्रगुप्त का भी विवाह हुआ था हेलना चेलना से। चंद्रगुप्त जानकारी नहीं है अभी आपको स्पष्ट, है ना, बाद में बात करते हैं। चंद्रगुप्त तो हाँ चंद्रगुप्त की बात कर रहे अभी तुम। खैर, असली जो शत्रुता होती है वो होती है अवंती से, मगध की। और मगध का साम्राज्य अभी किसके अधीन किसके अधीन है? शासक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार और अवंती का जो शासक है वो है चंद्र प्रद्योत। जो चंड प्रद्योत है उसका और बिंबिसार का आपस में युद्ध होता है, हालांकि निष्कर्ष नहीं निकलता कि कौन जीता। तो इन दोनों ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों को फिर इससे नुकसान है, तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, ये आपस में कर लेते हैं दोस्ती। क्या करते हैं? दोस्ती। और दोस्ती का प्रूफ मिलता है ऐसे कि जो चंद्र प्रद्योत है इसको पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया। इसको जब पीलिया होता है तो जो बिंबसार है, बिंबसार बिंबसार के यहाँ पे एक राजवैद्य रहता था। इसका नाम कई बार पूछा जाता है। इसका जो राजवैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक, जीवक इसको भेजता है पीलिया का इलाज करने के लिए। कौन? बिंबसार। किसके यहाँ पे? चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत कौन है? अवंती का शासक। ठीक है, तो अब देखो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के दोस्त हैं। अभी अभी दोस्त हैं, मैं कह रहा हूं अभी, तो इसका मतलब आगे चल के कुछ क्लासेस होने हैं। हाँ वो होते हैं, होते ही है क्लासेस। ठीक है, तो अवंती एक तरह से मैं कहूं इसका दोस्त बनता है। ठीक है, इसी समय क्या होता है, इसी समय बिंबिसार के टाइम पे जो गांधार, एक आपने सुना होगा महाजनपद, जैसे इसके पीछे वाला जो लेक्चर था, गांधार जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। जो गांधार है, गांधार के राजा ने क्या किया था, गांधार के राजा ने इस पर अटैक किया था। किस पर? चंड प्रद्योत पर। चंड प्रद्योत पर अटैक किया था गांधार के राजा ने। और जो चंड प्रद्योत था ये पराजित भी हुआ था। चंड प्रद्योत पराजित हुआ था, गांधार के राजा जीते थे। लेकिन जो गांधार के राजा थे इन्होंने जो मगध के राजा हैं बिंबिसार, उनसे पत्राचार किया था, पत्र व्यवहार किया था। और अपने जो दूत थे, दूत मंडल, जो राजदूत होते थे उस टाइम पे, वो उन्होंने जो है मगध में भेजे थे। तो कहीं ना कहीं ये गांधार भी इनडायरेक्टली किसके अंडर में था? मगध के। और मगध पर उन्होंने अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके साथ ये पत्राचार लगातार करते रहते थे, इसके प्रूफ मिले हैं। और दूत मंडल भी इनका स्थापित था वहां पे। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, अभी तक इसका विस्तार देखा आपने, बिंबिसार के टाइम पे मगध की स्थिति। अब क्या होता है, अब क्या होता है आगे? जो बिंबिसार था उसने 6th BC के अराउंड में, 600 ईसा पूर्व में, जो मगध को काफी शक्तिशाली बना दिया था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था मगध को। और मगध की कैपिटल जो बिंबिसार ने बनाई, वो बनाई थी राजगीर को। राजगीर, इसका कहीं कहीं नाम राजगृह भी मिलता है।
राजगृह। और उस समय जिस टाइम बिंबिसार था उस टाइम पे ये जो राजगृह है इसको जाना जाता था गिरि ब्रिज के नाम से। गिरि ब्रिज, गिरि ब्रिज। गिरि का मतलब होता है ना पहाड़, क्या नाम होता है? पहाड़। इसका नाम कैसे पड़ा वो मैं बता दे रहा हूँ, पहाड़। ये जो गिरि ब्रिज था ना, ये जो राजगृह राजगीर था, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से घिरा था। अब सोचो 5 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ तो कोई अटैक करने में सफलता इतनी जल्दी पा सकता है? नहीं ना। इसीलिए ये सबसे ज्यादा, क्या कहूं मैं, एक तरह से ये अभेद दुर्ग था। अभेद्य, इसको कोई भेद नहीं सकता था उस टाइम, अभेद्य दुर्ग था माना जाता था। गिरिब्रिज नाम याद रखना, राजगीर और राजगृह, ये तीनों नाम रखना, ये तीनों एक ही जगह के नाम है और कैपिटल है ये मगध की, बिंबिसार के समय। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये बिंबिसार है, ये जो बिंबिसार है, इनको या इनकी हत्या कर दी इन्हीं के बेटे ने, जो अंग का शासक था जिसका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु। और अब अजात शत्रु किस पे बैठ गया? अब बैठ गया ये गद्दी पर, सिंहासन पर। किसके सिंहासन पर? मगध के सिंहासन पर। और इसका टाइम पीरियड चलता है, मैं नेक्स्ट पेज पे लूं